हमारे विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर सिन्हा के साथ ये साक्षात्कार सुने। साक्षात्कार करता है दिलीप झा। हम सब न केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लास्टिक को एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है और हम लोग बहुत सारे आर्टिकल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं और कई बार सुनते हैं कि समुद्री जीव जंतु भी इस प्लास्टिक के कारण अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। लेकिन क्या प्लास्टिक वाकई एक समस्या है या आधुनिक जीवन में हमारी एक आवश्यकता है? और अगर ये एक समस्या है तो इस समस्या का निदान कैसे किया जा सकता है? और जब हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो ये एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो फिर उसके लिए एकेडमिक व्यवस्था भी है और उसमें बहुत सारे उच्च स्तर की एकेडमिक कार्यक्रम भी हैं। इन सब बातों पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर सिन्हा। डॉक्टर शिशिर सिन्हा जी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर रसायन उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है, उसके ये महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रोफेसर शिशिर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद झा साहब, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद, और मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो समय आप लोगों ने दिया उसका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। चलिए, धन्यवाद, आप आए। हमारा उद्देश्य होता है कि जो विज्ञान जगत में और खास करके अन्य क्षेत्रों में जो जरूरी चीजें हैं, जो समस्याएं हैं, उसके निदान के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें जो रिसर्च है, इनोवेशन है, कैरियर के अवसर हैं, इन सब के बारे में आम लोगों को अवगत कराना, इसीलिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं। आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं है। लोग क्योंकि प्लास्टिक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम उर्वरक मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है इस संस्था को करने के लिए इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले आपके माध्यम से हम अपने सुनने वालों के लिए ये जानना चाहेंगे, आपका जो ये इंस्टीट्यूट है ये क्या है और ये किस तरह के कार्य करता है? थोड़ा सा मैं कुछ चीजें विस्तार से बताना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक एक समस्या है, मैं इस बात को समस्या नहीं कहते हुए बल्कि कहता हूँ कि प्लास्टिक एक बहुत ही उच्च कोटि का अभियांत्रिकी पदार्थ है और ये बहुत सी समस्याओं का समाधान है जी। आप एक समस्या देखिए कि हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो चीजें कहाँ से आएंगी? जैसे आपके लिए कंटेनर्स, ग्लास, बॉटल्स, ये सब कहाँ से आएंगी? प्लास्टिक के साथ एक सबसे विशेष बात यह है कि लगभग 90% प्लास्टिक इनर्ट है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। नुकसान तब पहुंचाते हैं जब आप उनको गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनको आप फेंक देते हैं, क्योंकि जब वो इनर्ट होते हैं तो वो वातावरण के साथ डिग्रेड नहीं होते हैं। तो इसलिए समाज को उन प्लास्टिक की चीजों के लिए जब आप उनको यूज करते हैं तो उसके लिए एक जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। दूसरा, लोग विशेष रूप से ये कहते हैं कि प्लास्टिक को बंद करो। क्या कोई व्यक्ति मुझे इस बारे में बता सकता है कि बंद करना तो बहुत आसान है, लेकिन आज हमारे जीवन का ये एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम चश्मा जो पहनते हैं उसका लेंस से लेके, फ्रेम से लेके, सुबह प्रातः काल जब हम उठते हैं तो टूथपेस्ट की ट्यूब से लेके, ब्रश से लेके, दाढ़ी बनाने से लेके, कपड़े पहनने से लेके, खाने की पैकेजिंग से लेके, दवाइयों की पैकेजिंग से लेके, हर जगह करीब करीब 100, 200, 500 तरीके के विभिन्न तरीके के प्रोडक्ट से हम आत्मसात होते हैं। एक कॉमन आदमी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। यदि आप कार में चलते हैं तो उसमें बहुत सी कारें आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें 40% प्लास्टिक के जो है पार्ट्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्के हैं, वो वातावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं है, जिससे उनका डिग्रेडेशन नहीं होता। तो ये हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो जब इतना अभिन्न अंग बन चुका है, ये आप ये देखिए कि जहां 500, 1000, 1200 तरीके के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उनको बनाने के लिए कितने रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चलते हैं, कितने लोगों को ये रोजगार दे रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं, और जैसे आज के बारे में लोग बात करते हैं, आपने बात करी प्लास्टिक वेस्ट के बारे में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आज की तारीख में एक बजवर्ड बन गया है, लेकिन मैं उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि ये प्लास्टिक वेल्थ मैनेजमेंट है। प्लास्टिक वेस्ट से जो आज आपके लिए प्लास्टिक वेस्ट है, मेरे लिए रॉ मटेरियल है। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भी हुई थी जिसमें हमने संभाषण भी दिया था। जी जी, और वहीं हमारा आपका परिचय भी हुआ, और ये अभी हाल ही में पिछले महीने हुआ है प्रगति मैदान में। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, वेस्ट टू वेल्थ,
Exactly. वेस्ट टू वेल्थ जो है ये एक नारा भी है भारत जी। सरकार का। और आपने प्लास्टिक की बात की, वाकई हमने इसे एक समस्या के रूप में दर्ज किया जो कि लोग बात कर रहे हैं, सर दिख ये रही है। समस्या तो जहाँ अब हमारे सुनने वालों को आप ये समझाइए किस तरह की प्लास्टिक समस्या है, उसका किस तरह से उपयोग नहीं करना चाहिए, और इसको वेल्थ में बनाने के लिए आपकी जो संस्था है किस तरह के मैनेजमेंट ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंडस्ट्रियल सपोर्ट कर रही है। देखिए, जी। ये समस्या नहीं समाधान है। जी जी प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, प्लास्टिक वेल्थ है। तो अब जब हम इतने तरीके के प्रोडक्ट्स से जब आत्मसात होते हैं तो इनको बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है। तो वो मानव संसाधन कहाँ से आएगा? मास स्केल पर प्रोडक्शन के लिए वो मानव संसाधन कहाँ से आएगा? तो इसी चीज को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन ये एक ऑटोनोमस बॉडी सिपेट है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पेट्रोकेमिकल इसलिए रखा गया क्योंकि प्लास्टिक जो उसका मूल है वो पेट्रोकेमिकल है, तो इसलिए उसको यहाँ पर रखा गया। और ये देश में एकमात्र, या मैं कहूँगा विश्व में प्रख्यात एक ऐसा संस्थान है जो प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी चीज जो आप सोच सकते हैं उसके बारे में कार्य करता है। जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा और आपके श्रोताओं को देना चाहूंगा कि यदि हम एक प्लास्टिक की बोतल बनाने के बारे में सोचते हैं, वो प्लास्टिक की बोतल किस साइज की होनी चाहिए, पकड़ने में कैसी हो, किस मटेरियल की। मटेरियल इसलिए महत्वपूर्ण है कि पानी अगर आप रखेंगे तो पानी के साथ उसका रिएक्शन ना हो, उसके बाद आप उसको ले जाने में आसान हो, उसके बाद खोलने में आसानी हो, उसके अवयव को आप अच्छी तरीके से कर सके, उसके बाद आप उसको जब फेंक दें तो उसकी रिसाइकलिंग हो सके। इसके साथ साथ मटेरियल में रिसर्च से लेके किस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, किस तरीके से उसके मास स्केल प्रोडक्शन के लिए मोल्ड बनना चाहिए, किस तरीके से उसको जो है प्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरीके से उसकी जो है रिसाइकलिंग होनी चाहिए, इन सब तकनीक के बारे में हम लोग मानव संसाधन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, डिप्लोमा, ये सारे कार्यक्रम चलाते हैं। इसके अलावा हम लोग नए सामग्री है उसके बारे में रिसर्च करते हैं। अब आजकल जैसे आपने कहा कि समस्या है, तो समस्या ये क्रिएट की है, मनुष्यों द्वारा क्रिएट की। यदि हम एक सिविलाइज्ड मैनर में इनका निस्तारण करें, इकट्ठा करके रख दें, ये बॉटल है, ये हमारा जो है प्लास्टिक का लिफाफा है, उसका बड़े आराम से जो है 100% तरीके से उसका पुनर्चक्रण हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए लोगों में, और चूंकि आप ये देखिए कि हम साल में करीब 70,000 स्किल मैन पावर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि औद्योगिक परिवेश में 95% हमारा जो है प्लेसमेंट होता है, तो इसका मतलब इंडस्ट्री में भी डिमांड है। दूसरा चीज ये है कि आजकल बहुत सारे समाज में इस बात पे चल रहा है कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, तो उसके बारे में हमारे स्कूल ऑफ एडवांस रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल वो रिसर्च करते हैं। तो ये एक समग्र संस्थान है जो कि मुझे ये कहना चाहिए कि जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट भारत सरकार का होता है, और वो एक नगीना है जिसको कि जो है देश की जनता भी मानती है और औद्योगिक परिवेश भी मानता है उसमें। नहीं, निश्चित रूप से आपने जैसा बताया है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस क्षेत्र में किया जा रहा है जिसे लोग एक समस्या के रूप में झेल रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को, उसमें आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, साथ ही आप ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट के काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए वर्कशॉप। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि एक बड़ी इंडस्ट्री मान लीजिए कोई है, उसको चाहिए होती स्किल्ड मैन पावर। दूसरा क्या होता है कि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वहाँ किस तरीके के स्किलिंग की जरूरत है, तो उसकी स्किलिंग को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और इंडस्ट्री वाले इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते कभी कभी कि उसको ट्रेनिंग दें। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है, जो हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, वो सारी रियल इंडस्ट्रियल मशीन्स पर होती है, जो कि पूरे देश में शायद यूनिक है, जिसको कि बहुत सारी आपकी IITs, मैं स्वयं IIT सिस्टम से हूँ, वहां पर भी ऐसा नहीं होता है। आप कभी किसी सिपेट के संस्थान को जो है आप विजिट करें, देखें, जो छात्र हैं वो जो रियल टाइम मशीन्स हैं उस पर कार्य करते हैं, तो वो प्लग एंड प्ले कि आप बाहर निकले नहीं, आपको तुरंत जो है प्लेसमेंट हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और प्लास्टिक के बारे में अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए इस बात को कि ये समस्या है, ये बहुत सी चीजों का समाधान है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके श्रोताओं को देना चाहूंगा कि हम लोगों में एक प्रवृत्ति डेवलप होनी चाहिए समग्र सोच की। बहुत सारे, जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब प्लास्टिक की बोतल की जगह आप कांच की बोतल इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छी, बहुत जगह वो दिख भी रहा है कॉन्फ्रेंस में। हाँ, बहुत जगह ये बहुत अच्छा है, लेकिन कभी हमको इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि ग्लास की बोतल को यदि हम सपोज 1 लाख प्लास्टिक की बोतल को रिप्लेस करने के लिए हम 1 लाख कांच की बोतल बनाएं,
है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए वातावरण का टेम्परेचर कम से कम 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, क्योंकि उस बॉटल को प्रोड्यूस करने के लिए जो फर्नेस आपको बनानी पड़ेगी वो 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करनी पड़ेगी। कि दिल्ली से थोड़ी दूर फिरोजाबाद है, वहां पर चले जाइए, वहां पे आपको चूड़ी उद्योग के लिए सबसे बड़ा शहर माना जाता है, वहां पर आपको पता लगेगा कि वातावरण का टेम्परेचर बगल के शहरों से कितना ज्यादा है। तो इस बारे में हमें एक समग्र सोच रखनी पड़ेगी। प्लास्टिक की बोतल आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, आप यूज करिए, उसके बाद उसका समुचित तरीके से निस्तारण करिए। इसके बारे में बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में। तो ये समस्या नहीं है। ये आप अगर एक कांच की बोतल लेने जाएं, मुझे माफ करिएगा अगर मेरा गणित गलत हो, 100 रुपए से कम में नहीं मिलेगी। वहीं आपको जो है प्लास्टिक का पानी भरी बोतल 20 रुपए से 25 रुपए के बीच में आपको आराम से मिल जाएगी। तो केवल हमको एक सोच बदलनी है। सोच को बदलने के साथ साथ उसे व्यवहार में भी लाना है। व्यवहार में भी लाना जब तक व्यवहार में नहीं आएगा तब तक उसके परिणाम और दुष्परिणाम से लोगों को अंतर नहीं लगेगा। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं उन उचित उपयोग के बाद जरूरी है कि उसका उचित निस्तारण भी किया जाए। और जैसा कि आपने ग्लास के बोतलों के उदाहरण दिया, न केवल ये रिस्की है खास करके हैंडल करने में, रख रखाव के लिए, टूटने फूटने में, साथ ही इसको बनाने के लिए जो टेम्परेचर तो बढ़ता ही है और एनर्जी डिमांड भी बहुत होगी, क्योंकि उसके लिए एनर्जी सप्लाई भी उतना चाहिए। और हमारे यहाँ तो जनसंख्या के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन के लिए अभी नहीं पहुंच रहा है कि सबको पहुंचे। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। आपका जो इंस्टीट्यूट है, चूंकि इतने कार्य कर रहा है, लोगों को ट्रेन कर रहा है, तो इसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और जैसे कि आपका IPT है, SARP है या CSTS सब है, थोड़ा इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को। हमारा जो संस्थान है ये 1968 में स्थापित हुआ था चेन्नई में जी। और उस समय के तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री, जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, R वेंकटरमन साहब, उनके प्रयासों से वो चेन्नई में स्थापित हुआ था। और उस समय जब ये संस्थान स्थापित हुआ था तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्किलिंग और टूल डिजाइनिंग का। उसके बाद आज 56 वर्षों में ये संस्थान सतत उन्नति करते हुए 47 संस्थानों में वो एक अम्ब्रेला बन गया है और 34 शहरों में हमारी उपस्थिति है। आप हमारे क्षेत्र के, जो प्लास्टिक के क्षेत्र की जो भी चीज सोच सकते हैं वो सारी चीज हमारे यहाँ होती है। स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल सपोर्ट सर्विस, जैसे मैंने बताया कि प्लास्टिक की बोतल जो है हमने प्रोड्यूस तो कर दी, लेकिन उसके लिए बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उनके मानक हैं, उस पर वो उतरता है कि नहीं उतरता। आप ये सोचिए कि उस प्लास्टिक की बोतल को आप फेंकते हैं तो वो टूटे ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उनमें टेस्टिंग। तो उसके लिए जो औद्योगिक संस्थान है वो हमसे जो है टेस्टिंग कराते हैं। तो टेस्टिंग का, प्लास्टिक से रिलेटेड टेस्टिंग का सबसे बड़ा संस्थान देश में सिपेट है। इसके अलावा चूंकि ये एक करीब देश भर में इतनी सारी प्लास्टिक प्रोड्यूस करने की फैक्ट्रीज हैं, इतने सारे संस्थान हैं, तो उससे संदर्भ शिक्षा प्रदान करने के लिए जो आज का युवा है वो तो हर चीज में पूरे अंदर तक घुस के उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो उसके लिए डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक और PhD प्रोग्राम, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी कैसे उसको डिजाइन करना है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन चीजों में हमारे कार्यक्रम जो बीटेक के और एमटेक के प्रोग्राम चलते हैं। इसके अलावा जिनको रिसर्च करनी है, नए नए मटेरियल्स जो है जिनको बनाने, नए नए प्रोसेस डेवलप करने हैं, उनके लिए हमारे पास स्कूल ऑफ एडवांस रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल है, जो 3 जगहों पर है, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और चेन्नई। स्टेट ऑफ आर्ट है, जो देश की रिक्वायरमेंट है। देखिए इनका ये है कि हम सोसाइटी से, इंडस्ट्री से फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर अपनी चीजों को डिजाइन करते हैं और इंडस्ट्री वाले आके हमसे जो है विचार विमर्श करके और हमारी चीजों को लेते हैं। तो अलग अलग तरीके की चीजें, जैसे मैंने बताया कि 500-600 तरीके के प्रोडक्ट बनाना, उनको मास स्केल पर बनाना, वो बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए एक इकोसिस्टम हमारा संस्थान ये बनाता है। और आपको जान के ये हार्दिक प्रसन्नता होगी कि हमारा संस्थान स्वावलंबी संस्थान है, आत्मनिर्भर संस्थान है। हम अपने रिकरिंग एक्सपेंडिचर का 100% पैसा स्वयं जनरेट करते हैं। तो ये हमारा इंडस्ट्री हमारे ऊपर विश्वास रखती है, सोसाइटी हमारे ऊपर विश्वास रखती है कि आज एक सिपेट से सर्टिफाइड है, इसका मतलब इसमें नहीं। और ये 56 सालों की जो है सिपेट के लोगों की एक अथक मेहनत का परिणाम है। भारत सरकार हम पर विश्वास करती है, ये हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी उपलब्धि है। आप और आपके संस्थान के सारे लोग बधाई के पात्र हैं। सुनने वालों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि हर चीज जो है, जैसा कि अभी महानिदेशक महोदय ने कहा कि सब कुछ हमारे व्यवहार और विचार पे आता है कि हम उसे कैसे उपयोग करते हैं और कैसे लोगों को समझा पाते हैं। ऐसा कहा गया है
अगर लालच बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, लालच की पूर्ति हो तो लोभ बढ़ता है, लालच की पूर्ति न हो तो क्रोध बढ़ता है जी। तो लोभ और क्रोध दोनों ही नुकसान करता है। क्रोध इंसान के स्वयं के लिए और लोभ प्रकृति के लिए। तो प्लास्टिक के संदर्भ में जो उपयोग की बात हो रही है, इसमें समग्र सोच की, जैसे कि आपने बात की है कि जरूर है कि आप थोड़े सस्ते के लिए उसको बार बार उपयोग करने के चक्कर में नहीं पड़िए, बल्कि उसके निस्तारण के लिए भी प्रयास कीजिए। यहाँ वहाँ मत फेंकिए, कुछ खास जगह पे ही फेंकिए। ये सारी चीजें आती है। चीज और जानना चाहेंगे कि आपने कहा इंस्टीट्यूट अपने आप में एक अनोखा इंस्टीट्यूट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है और गोल्स भी तय किए गए हैं और उसमें खास करके पर्यावरण को भी एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। हम लोग अपने यहाँ 0 कार्बन इमिशन का एक टारगेट रखे हुए हैं। 2047 का जो है विकसित देशों की श्रेणी में आने का एक लक्ष्य रखा गया है। ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री को लेकर के और खास करके प्लास्टिक इंडस्ट्री को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के कार्य चल रहे हैं, होने चाहिए, और खास करके उसको रोजगार से जोड़ के भी किस तरह से एक क्रियान्वयन या एक पॉलिसी बनाए जानी चाहिए या चल रहा है, कुछ ऐसा हो? देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद इसका मैं उत्तर दूंगा कि इंडस्ट्री के साथ साथ हमें उपभोक्ता पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर उपभोक्ता नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं जब भी चर्चा करता हूँ तो एक चीज पर चर्चा करता हूँ, वो होता है RE। जो है रिसाइकिल, रीयूज, रिफर्बिश के साथ साथ एक रीथिंकिंग, कि आप दोबारा सोचिए। जी। ठीक है, ये एक समग्र सोच को बढ़ाता है। जी। इसी तरीके से जो E है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स। आप देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर औद्योगिक परिवेश बनाता है वो इन्हीं के ऑप्टिमाइजेशन से बनाता है। अगर बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इन्वायरमेंट पर लोगों के आजकल जो है सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ रही है कि भाई ये इको फ्रेंडली है कि नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इकोलॉजी भी उसमें आप जोड़िए। अब जो पर्यावरण के प्रति लोगों का जो रुझान आ रहा है वो 2 चीजों पर आता है। पहली चीज तो ये है कि हमें उस चीज की आवश्यकता के बारे में सोचना है। यदि हमारे पास एक प्लास्टिक की बोतल है तो हम पानी पी के उसको फेंकें ना, दोबारा रीयूज करें। लेकिन रीयूज करने में हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब वो रिसाइकलिंग पर जाएगी तो उसमें कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि रिसाइकिल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण कि हम लोग बाजार से सब्जी लेकर आते हैं और सब्जी लेने के बाद उसके छिलके को प्लास्टिक की थैली पन्नी वन्नी में लेकर आते हैं, आजकल तो वो बैन हो रही है। उसके बाद उस छिलके को उसी में डाल देते हैं। हमने अपनी दृष्टि से तो उसको रीयूज किया, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से हमने नुकसान किया। उसकी वजह यह है कि जब वो रिसाइकलिंग पर जाएगा तो पहले जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अलग करना पड़ेगा, उसके बाद वो थैली रिसाइकिल होगी, उसके साथ उसको धोना पड़ेगा। तो जो आपने नेट जीरो वाली बात करी या विकसित भारत में, हमको इस सोच को बदलना होगा। एक उदाहरण मैं छोटा सा और देना चाहता हूँ, सोच है कैसे बदलेगी। जब हम लोग विदेश में जाते हैं, किसी विकसित देश में जाएं, हालांकि हमारा देश भी विकसित है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि डेवलपिंग कंट्री, मैं ये कहता हूँ कि जब हमारा संस्थान स्वावलंबी है, आत्मनिर्भर है, तो ये विकसित देश का एक पैमाना है। जब हम लोग किसी यूरोपियन कंट्रीज में या कहीं जाते हैं, हमने कोई चॉकलेट या बिस्किट कुछ खरीदा, उसको खाया, रैपर जेब में डाला, जहां डस्टबिन मिला वहां डाल दिया। भारत में जब हम बाहर आते हैं, हवाई अड्डे से बाहर आए, थोड़ी देर बाद किसी सड़क पर आए, शीशा खोला, गाड़ी का बाहर फेंक दिया। ये सोच बदलनी है। बिल्कुल। इस सोच को बदलेंगे, आपको यही चीज एक अच्छी लगने लगेगी, इसके यही चीज आपको लगेगी कि कितनी उपयोगी है। तो इस सोच को जमीनी स्तर पर हम लोगों को प्रचार करना है, प्रसार करना है और उससे वैल्यू एडिशन देखना है कि ये जो प्लास्टिक की बोतल है, मैं बार बार इसी का उदाहरण दे रहा हूं, ये प्लास्टिक की बोतल है, इससे भी वैल्यू प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये आपके लिए वेस्ट मटेरियल है, बट किसी और दूसरे औद्योगिक परिवेश के लिए ये रॉ मटेरियल है, उससे यूजफुल प्रोडक्ट जो है बन सकता है। आपको याद होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वेस्ट प्लास्टिक की जैकेट पहनी थी। बिल्कुल। भारतीय संसद में। आप ये देखिए कि कितना सुंदर विचार था। विचार इस बात पर था कि उसी से हमारे दिमाग में इस बात का आया कि एक व्यक्ति के लिए वो वेस्ट है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो यूजफुल प्रोडक्ट है। उससे आप देखिए कि इकोनॉमिक जो स्ट्रेस है वो कितनी कम हुई, वेस्ट की समस्या का समाधान हुआ। तो हमें केवल एक ही 2 चीज करनी है, सॉर्टिंग और सेग्रीगेशन, सोर्स सेग्रीगेशन, और निश्चित मानिए हमारे संस्थानों में
प्लास्टिक के पुनर्चक्रण की, रिसाइकलिंग की 100% टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। केवल सुटेबल रॉ मटेरियल और समाज को सोच बदलने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया, ये प्रेरक प्रसंग जो कहते हैं उसकी आपने चर्चा की, कुछ जी। उदाहरण दिया। अब हम आते हैं कि चूंकि आपका ये संस्थान है, एक मान्यता प्राप्त है, कई सालों से पुराना है और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी, कैरियर के क्षेत्र में भी काम करता है, तो क्या इस संस्थान में कुछ पेटेंट वगैरह की भी क्रिया है या अन्य एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या हस्तांतरण या स्टडी के रूप में किस तरह से सहयोग करता है, या कोई MOU राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके संस्थान के हुए हैं या ऐसी कोई योजना है? जी देखिए, हम लोग बहुत सारे जो है चीज़ों में शोध करते रहते हैं, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में, जैसे और नई नई चीज़ें, जैसे आपको मैं बताऊं कि फ्लोटिंग सोलर पैनल, इन सब चीज़ों में तो हमने इसमें कई पेटेंट जो है दाखिल किए और प्राप्त किए, और वो पेटेंट जो है वो कुछ इंडस्ट्रीज में जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं और समग्र ये प्रक्रिया चल रही है। हर साल हम लोग 9 से 10 पेटेंट जो है दाखिल करते हैं और ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया चलती चली जा रही है। दूसरी बात ये है कि चूंकि एक अकेला संस्थान इन सब चीज़ों का बीड़ा नहीं उठा सकता, तो हमने बहुत सारी IITs, बहुत सारी NITs देश की, उनसे और जो छोटे रीजनल संस्थान हैं उनसे कोलैबोरेशन और MOU साइन किए। वो MOU जो है और विश्व स्तर पर भी हैं हमारे, उन पर हम थोड़ा 1 मिनट के बाद आएंगे। उसमें यह है कि हमारी जो सुविधाएं हैं, देखिए बहुत से जैसे IITs में उनके पास रिसर्च लेवल की सुविधा है, इंडस्ट्री लेवल की सुविधा नहीं है, तो आप अपने आइडिया को हमारे पास लेकर आइए और हम उसको रियल टाइम मशीन्स पर टेस्ट करके आपको बताएंगे। साथ में हम आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे कि आप अपने आइडिया को इंडस्ट्री के साथ शेयर करें। साथ में हमारी चीज़ों की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जो मैन पावर है, उसको आप भी ट्रेंड करें ताकि अप स्किलिंग हमारी मैन पावर की भी हो। तो इस संदर्भ में हमने बहुत से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के साथ MOU समझौता साइन किया हुआ है, कोलैबोरेशन है उसमें। तो इससे ये है कि एक करीब अगर आप देखें 47 संस्थान हमारे मिला के और करीब 25 संस्थान देश के जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है, तो लगभग अगर 100 संस्थान कुछ चीजों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं एक साथ, तो आने वाला भविष्य उज्जवल है। विदेशों में भी हमारी जो है अब बात सुनी जा रही है। आज चाहे वेस्ट प्लास्टिक हो, चाहे स्टैंडर्ड बनाने के बारे में हो, हमको कोई विकसित राष्ट्र जो तथाकथित राष्ट्र है वो दबा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास 150 करोड़ लोगों का जो है सहयोग है। तो हमने बहुत सारे विदेशी संस्थानों के साथ भी, ताकि हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है उसको वो लें और हमारे देश को जो है आर्थिक मदद मिले। निश्चित रूप से जब टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण होता है तो उसमें जो है आपने बहुत अच्छी बात की है कि टेक्नोलॉजी के रूप में आप जो आजकल बात होती है एकेडमिक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की, उसमें आपके संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और इस तरह से जो मान्यता प्राप्त भारत के संस्थान हैं, चाहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो या अन्य विश्वविद्यालय हो, इन सब के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। अब प्रोफेसर शिशिर सिन्हा जी, हम बात करेंगे, चूंकि आप एक संस्थान के शीर्ष पे हैं और इस तक पहुंचने की यात्रा जो होती है बहुत कठिन शायद हुई होगी और बहुत संघर्षपूर्ण भी होगी। हम आपका अपने बारे में आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि आपकी ये यात्रा कैसी रही, आपके स्कूल कॉलेज की शिक्षा से लेकर के, और इस संस्थान में आने से पहले क्या और जगह अनुभव रहा, किस तरह से, और लोगों के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो यात्रा रही कोई ऐसी रोल मॉडल यात्रा नहीं रही। एक सामान्य भारतीय परिवार का मैं सदस्य हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करता हूँ, कानपुर का रहने वाला था। मैंने अपना BTech MTech PhD सारी कानपुर से करी। PhD मैंने IIT कानपुर से रासायनिक अभियांत्रिकी में करी। उसके बाद मैं पंजाब में पटियाला में थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कुछ समय तक मैंने शिक्षण कार्य किया। तत्पश्चात मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में सहायक प्रोफेसर के पद पर 2006 में नियुक्त हुआ और मैं उस समय हमने प्लास्टिक कंपोजिट के क्षेत्र में एक शोध अपना शुरू किया। सौभाग्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने हमको सारी सुविधाएं दी। 2014 में मैं प्रोफेसर बन गया। उसके बाद विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहा IIT रुड़की में। 2018 में विभागाध्यक्ष रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग नियुक्त हुआ। साथ में बहुत सारी चीज़ों में कोर्स
डेवलपमेंट से लेके उसके बाद 2021 में जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ 3 वर्ष का विभागाध्यक्ष के रूप में, उसके तुरंत बाद मुझे अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक प्रख्यात इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है ऑटोनोमस, कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, उसके निदेशक पद पर कार्य करने का अवसर मिला। हालांकि बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा। उसके बाद मेरा चयन केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सिपेट के महानिदेशक पद पर हो गया। तो नवंबर 2021 से मैं आज तक इसके महानिदेशक पद पर हूँ। इस पूरी यात्रा में मेरा जो युवा वर्ग है उसको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और वो संदेश ये है कि कभी भी इन पदों पर पहुंचने के लिए आपको एक समग्र सोच की आवश्यकता होती है। आपको समाज के हर व्यक्ति के साथ एक वार्तालाप करना पड़ता है। मुझे इस चीज का सौभाग्य मिला, और जिसमें मेरे माता पिता परिवार इन सब का रहा, कि मैं हमेशा छात्रों के साथ संवाद करता रहा, जिससे कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो, साथ में उनसे एक फीडबैक मिले कि आगे आने वाले भविष्य में ये चीजें हैं। क्योंकि हम ये चीज भूल जाते हैं कि वो हमारे छात्र तो हैं लेकिन भविष्य के उपभोक्ता हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में जो है हम सोचते हैं। और आज भी मैं अपने साथियों को, अपने जो फैकल्टी कलीग हैं या सिपेट में जो हमारे साथी, उनसे मैं ये कहता हूं कि संवाद कभी नहीं भंग होना चाहिए। उससे आपकी ही जानकारी बढ़ती है, दूसरे की जानकारी नहीं बढ़ती है। जब मेरे पास करीब 20 वर्ष का अनुभव हो गया, आज मैं उस अनुभव को इस सिपेट में जो है दे रहा हूं, उससे जो है ये आज भी मैं छात्रों से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं उनसे। क्योंकि देखिए, वो सोचते हैं कि मुझे भविष्य के बारे में क्या चाहिए, तो वो एक उपभोक्ता बनते हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज है। और एक छोटी सी चीज मैं अक्सर जो है छात्रों को कहता हूं अंग्रेजी में कि डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स एंड डोंट लिसन टू योर टीचर। केवल अपने दिमाग की सोचो कि ये चीज कैसे हो सकती है। मुझे बहुत सारे पेटेंट मिले, बहुत सारे मेरे शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात जर्नलों में छपे, तो उनका जो निचोड़ निकलता है इन सब चीजों का, इस अनुभव का, वो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मंत्रालय ने जो है इस पद पर नियुक्त करके, या भारत सरकार ने नियुक्त करके उसको और आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया। तो एक बहुत छोटी सी हमारी जर्नी है, कोई जर्नी भी नहीं है, एक प्रवाह था उसमें है, और एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूँ मैं। ये बहुत अच्छी बात है। और जो बड़े लोगों का ये पहला जो विचार यही होता है कि वो अपने को सामान्य समझते हैं। हालांकि आप जिस पद पे हैं वहां जाने के लिए बहुत तरह से संघर्ष करना पड़ता है और बहुत पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो ये आपकी एक बड़ी सफलता है, और आपकी ये सफलता आगे भी कायम रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात की है समग्र सोच बदलने की। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि सोच बदलिए, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगा हमारे कर्म नहीं बदलेंगे। जब तक कर्म नहीं बदलेगा फल नहीं मिलेगा। फल सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है बल्कि समग्र समाज के लिए सोचना है। और ये बात प्लास्टिक के उपयोग में बहुत जरूरी हो जाती है कि जब आप यूज करते हैं तो ये मत सोचिए कि सिर्फ प्लास्टिक का जो एक समस्या है जो कि आप थैलियों में देखते हैं, आप उस थैलियों का भी बहुत ही जरूरत के हिसाब उपयोग कीजिए। उसके निस्तारण के लिए उचित कूड़ेदान का उपयोग कीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए। प्लास्टिक एक आवश्यकता है, एक आवश्यक आवश्यकता है कि जो हर चीज में है, चाहे वो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं उसमें भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट लगे हुए हैं, चाहे गाड़ी में घूम रहे हैं, हर जगह ये प्लास्टिक है। इसीलिए इसे एक आवश्यकता महत्वपूर्ण समझना है, और जहाँ समस्या है उसके लिए अपने व्यवहार में, अपने कार्य में संशोधन करने की जरूरत है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर सिन्हा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वालों को, आकाशवाणी के सुनने वाले श्रोताओं को, और खास करके हमें भी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। न केवल अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बल्कि प्लास्टिक के बारे में जो उद्योग है और उद्योग से जुड़े हुए जो रोजगार हैं और उससे जुड़े हुए जो पेटेंट जैसी उपलब्धियां हैं, उस सब के बारे में आपने जानकारी दी। आपने प्लास्टिक समस्या के निस्तारण के व्यावहारिक उपाय बताए। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अभी आप प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर सिन्हा महानिदेशक के साथ एक भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे दिलीप झा। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। नमस्कार।